नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदि आयुर्वेद में। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एडोल्फ हिटलर बताते हैं कि 3D ज़रूर फॉलो कीजिए। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, फॉलो 3D कंपल्सरीली। द फर्स्ट वन इज़ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। सेकंड इज़ डेडिकेशन, समर्पण। और तीसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो डिटर्मिनेशन मतलब क्या कि आपका जो भी मोटो है, आपने जो भी सोचा है, आपका जो भी एम्बिशन है, बस उसका दृढ़ निश्चय कर लो, निर्धार कर लो कि ये कार्य मुझे करना ही है। उसके बाद में आता है समर्पण, डेडिकेशन। आपकी पूरी बुद्धि, आपकी पूरी शक्ति वो कार्य पूरा करने में आप लगा दीजिए। यही होता है आपका डेडिकेशन, समर्पण। जी जान से, मेहनत, पूरी मेहनत से वो कार्य पूरा करने में आप बस लग जाइए। तीसरा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। कोई भी कार्य जितना अपना दृढ़ निश्चय जरूरी है, समर्पण जरूरी है, उतना ही इक्वली अनुशासन भी जरूरी है। कोई भी कार्य डिसिप्लिन के सिवा पूरा नहीं हो सकता। तो शायद इसीलिए हमारे जो भी आयुर्वेद ग्रंथ करता है, जो भी पायोनियर है और उन्होंने जो भी हमें ग्रंथ सामग्री हमें दी है, वो आज भी शायद इसीलिए परिपूर्ण है क्योंकि उन्होंने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ वो ग्रंथ की रचना की है। अगर हम देखने जाए, आज भी अध्ययन करने जाए, तो हर जगह पर, हर सेक्शन में, हर पन्ने पर आप देखोगे कि एक डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन हर जगह पर आप पाओगे। एक डिसिप्लिन का एग्जाम्पल देने जाओ तो आयुर्वेद ग्रंथ में हमारे जो भी आयुर्वेद ग्रंथ है वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो लेसन वाइज नहीं दी है, 1 2 3 4 ऐसे नहीं है। उसमें सेक्शंस बनाए हैं जिसे हिंदी में हम स्थान बोलते हैं कि बाबा सूत्र स्थान में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही रहेंगे। शारीर स्थान में जो एनाटॉमी है, अपने बॉडी का जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। चिकित्सा स्थान में जो ट्रीटमेंट होती है किसी डिसीज वाइज, वही आपको मिलेगा। तो ये हुआ सेक्शन वाइज डिवीजन। दूसरा अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो जो भी आयुर्वेद की अपनी ग्रंथ रचना है वो उसका जो बेस है वो संस्कृत है। वो इतना ब्रिलियंट है कि ये जो संस्कृत में श्लोक उन्होंने जो भी लिखे हैं, देखो पहले जो है वो लेखन शैली नहीं थी। पहले कंठस्थ करके वो आगे जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होता था। तो अभी ये कंठस्थ, कोई भी चीज बाय हार्ट करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए उसमें ताल लय होना उतना ही जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको कोई लेसन बाय हार्ट करने के लिए बोलूँ, कंठस्थ करने के लिए बोलूँ, तो वो उतना आसान नहीं होगा। लेकिन वही अगर फिल्म का कोई गाना है तो वो तुरंत हमें याद हो जाता है क्योंकि उसमें कोई ताल है, लय है। तो इसलिए वो हम याद कर पाते हैं। तो यही जो कंसेप्ट है, इसका जो लॉजिक है वो हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में जगह जगह पर, हर जगह पर मिलता है। वो श्लोक की रचना ऐसी है, एक कुछ टिपिकल छंद में उन्होंने जो लिखा है कि वो बार बार आप रिपीटेडली बोलकर वो आप कंठस्थ कर पाते हो। और शायद इसी की वजह से जब लेखन शैली उतनी ज़्यादा अवगत नहीं थी, फिर भी जनरेशन टू जनरेशन, हजारों सालों पहले का आयुर्वेद अपने पास धीरे धीरे आते गया। अब यही आयुर्वेद 8 अंगों में मतलब 8 डिवीजन में अलग अलग उन्होंने कैसे डिवाइड किया है। मतलब उनका अनुशासन तो देखो कि हर जगह पे खिचड़ी नहीं करनी है, सॉर्टेड होनी चाहिए चीजें। उसी के लिए उन्होंने 8 अंगों में, 8 डिवीजन में आयुर्वेद डिवाइड किया है। ये 8 जो डिवीजन है वो मेन है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूंगी। लेकिन 8 मेन डिवीजन फैकल्टीज कौन से हैं आयुर्वेद में, वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हमारा एक वन लाइनर है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान। ये एक वन लाइनर में हमारे 8 आयुर्वेद के फैकल्टीज आ जाते हैं। सबसे पहली फैकल्टी है काय, काय चिकित्सा। अभी इसका मतलब क्या है कि हमारे आमाशय या फिर हमारे पक्वाशय में जब दोष विकृति होने के कारण, मतलब वात पित्त कफ इनमें कोई विकृति होना या फिर वो कम ज्यादा होने की वजह से, हमारे धातु में असात्म्य होने के कारण, धातु कौन से, अपने 7 धातु होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये हमारे 7 धातु है, इनमें असात्म्य होने के कारण जब संपूर्ण देह में जब उसकी पीड़ा उत्पन्न होती है, मतलब सार्वदेहिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, ऐसे व्याधि का वर्णन, उनकी चिकित्सा, उनकी कारण मीमांसा कि बाबा ये व्याधि क्यों हुए हैं, क्यों होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट मतलब चिकित्सा,
अभी वो वापस ना हो, उसके लिए अपुनर्भव चिकित्सा, ये सब का जहाँ पे विवेचन है वो है काय चिकित्सा। अभी इसकी कंपैरिजन, काय चिकित्सा की कंपैरिजन हम एमडी मेडिसिन के साथ कर सकते हैं। ये जो काय चिकित्सा में हमारे जो भी वैद्य होते हैं, उनको ये सार्वदेहिक व्याधि जो है उनकी तो जानकारी होती ही है, लेकिन इतर जो हमारे फैकल्टीज़ है, फिर वो ईएनटी रहने दो, सर्जरी रहने दो, गायनेक रिलेटेड इश्यूज रहने दो, उनकी भी इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी उनको डेफिनेटली होती है। तो इन शॉर्ट क्या कि ये काय चिकित्सा जो है वो बहुत ही बड़ी विशाल ऐसी हमारी ये फैकल्टी है। उसके बाद में आता है बाल। बाल मतलब पीडियाट्रिक, मतलब जन्म से लेके आयु की अपने 14 साल तक, 16 साल तक, इस उम्र में, इस आयु में हमें जो भी व्याधि होते हैं वो आते हैं बाल चिकित्सा में। अभी ये अडल्ट से, मतलब काय चिकित्सा जो था वो अडल्ट्स के लिए था, बाल चिकित्सा जो है वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए है। अभी ये डिवीजन अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? उसका कारण ये है कि जो बाल आयु है, मतलब जन्म से लेके 16 साल तक, हमारे पूरे जो धातु है वो विकसित नहीं हुए हैं, हमारे जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से विकसित नहीं हुए होते हैं। तो उसी के लिए, उस वजह से हमें उनके लिए कुछ खास औषधि योजना करनी होती है। तो इसलिए ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप, जैसे कि मॉडर्न साइंस में हम देखते हैं कि मॉडर्न साइंस में भी हम पीडियाट्रिक एक अलग फैकल्टी देखते हैं, तो वही अपने आयुर्वेद में भी बाल चिकित्सा अलग एक ग्रंथ या फिर अलग फैकल्टी बताई गई है। इसमें सिर्फ पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होने वाले व्याधि या फिर उनकी चिकित्सा नहीं बताई गई है, लेकिन उसके साथ में बच्चों के खिलौने कैसे होने चाहिए, उनका रूम कैसा होना चाहिए, उनकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, उनके षोडश संस्कार जो हम बताते हैं कि देखो 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में से ज़्यादा संस्कार हमारे जो है वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होते हैं। तो वो संस्कार जो है वो हमें कब और कैसे करने हैं, इनका पूरा डिटेल विवेचन हमें बाल चिकित्सा में मिलता है। अभी हमारे मॉडर्न साइंस में बोला जाता है कि न्यू बॉर्न बेबीज को कंपलसरी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही होना चाहिए। तो वही हमारे आयुर्वेद में भी बताया है कि नवजात शिशु को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही देना चाहिए। अभी ये पहले के ज़माने में और एक तरतूब थी इस चीज़ के लिए। कभी किसी कारण अगर माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है, तो तब धात्री हुआ करते थे। ये धात्री जो है वो बच्चे की जन्मदाती माँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो माँ जैसा ही बच्चे को दूध पिला के, अपना स्तनपान करा के उसको बड़ा करने के लिए मदद करती है। चलो इसी बहाने से मैं आपको बता दूँ, ये तभी जो धात्री हुआ करती थी वो आज के ज़माने में हमें मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि जगह जगह पर ब्रेस्ट मिल्क बैंक होते हैं। तो जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मिल्क है वो आप ब्रेस्ट मिल्क बैंक में दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो, ताकि किसी और बच्चे का पेट भर जाए और वो उसका संपूर्ण विकास होने के लिए कुछ मदद हो जाए। तो ये हम अवश्य कर सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करने की वजह से अपना दूध कम होने वाला है नहीं, अपना जो बच्चा है, आपका जो बच्चा है, उसको तो उसका पेट भरने ही वाला है, लेकिन उसके साथ में किसी और का भी अगर पेट भरता है तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो ये हम जरूर कर सकते हैं। तो ये हमारी दो फैकल्टीज हो गए, काय चिकित्सा एंड बाल चिकित्सा। काय एंड बाल। काय में जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं वो है अग्निवेश तंत्र, ये सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद में एक भेल संहिता भी आती है, हारित संहिता भी आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बाल चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है काश्यप संहिता, वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी उपलब्ध है तो उससे हम अनुमान कर सकते हैं कि हमारा जो आयुर्वेद है वो कितना परिपूर्ण, कितना दूरदृष्टि रखने वाला ग्रंथ है। हमारी तीसरी शाखा आती है ग्रह चिकित्सा। ग्रह मतलब क्या? बुध, शुक्र, मंगल, ये जो प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स नहीं। इनका कंपैरिजन हम साइकेट्री के साथ कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर साइकेट्री में हम कैसे बोलते हैं कि अलग अलग पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, बाइपोलर हुआ, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ, तो ये ऐसे अलग अलग पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है उनको हमने ग्रह बोला है आयुर्वेद में।
अभी उनकी वो क्यों होते हैं, उनकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए, ये इसका विवेचन हमारा ग्रह, ये जो शाखा है उसमें आता है। देखो हमारे आजू बाजू कुछ पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं, वैसे नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। तो मैं यहाँ पर भूत आत्मा प्रेत वगैरह वो सब कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमारे आजू बाजू में होती है। तो जब हमारा मन का सत्व गुणहीन हो जाता है, हम डिप्रेशन में है या फिर किसी भी कारण कोई भी अगर निराशा अगर हम में है, तो ऐसे वक्त ये नेगेटिव एनर्जी जो है उसे हम आक्रोश करते हैं, उसे हम अट्रैक्ट करते हैं, और वो नेगेटिव एनर्जी की जो भी क्वालिटीज है वो हम में आ जाती है। तो अभी ये जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको हमें कैसे दूर करना है, उसके लिए हम क्या यज्ञ चिकित्सा कर सकते हैं, मंत्र चिकित्सा कर सकते हैं, औषधि चिकित्सा कर सकते हैं, ये जो भी उसका जो मैनेजमेंट है वो हमारे ग्रह इस शाखा में आता है। तो इसी प्रकार ये ग्रह जो शाखा है, ग्रह अंग जो है, इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं साइकेट्री, एमडी साइकेट्री जो होता है उसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेद इतना प्रगल्भ होने के बावजूद या फिर इतना रिसर्च उसमें होने के बावजूद, हम कर रहे हैं, अभी भी रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन, वो चालू रहता है, लेकिन समहाउ ये जो फैकल्टी है वो दुर्लक्षित रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मैं चाहती हूँ कि आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए कि इसमें भी कुछ रिसर्च हो जाए और कुछ नई सामग्री, ग्रंथ सामग्री हमारे पास आ जाए, हमारे लिए अध्ययन के लिए वो उपलब्ध हो जाए। हमारी चौथी शाखा है ऊर्ध्वांग, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग मतलब क्या, ये यहाँ पर जहाँ पे दो क्लैविकल, हमारे जो ब्यूटी बोन जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं उसे बोलते हैं जत्रु ज्वाइंट, जत्रु संधि। तो ऊर्ध्व जत्रुगत, ये जत्रु संधि, इसके ऊपर जो भी व्याधि होंगे उसे कहा जाता है ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि। उसी के लिए दूसरा नाम है शालाक्य। ठीक है, इसका कंपैरिजन हम ईएनटी के साथ करते हैं। अभी इसको शालाक्य क्यों बोलते हैं कि हमारी ये जो भी कैविटीज है, अगर हम देखने जाए तो ये बारीक बारीक कैविटीज रहते हैं, जैसे कि हमारी आंखें हुए, नासिका हुई, ओरल कैविटी हुआ, हमारे कान हो गए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कैविटीज होने के कारण इनमें जो यूज करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसे शलाका बोला जाता है। वो एक लॉन्ग रॉड की तरह होते हैं, तो इन रॉड्स को हम शलाका बोलते हैं। तो जिस चिकित्सा में, जिस व्याधि में शलाका का प्रयोग किया जाता है, तो उस चिकित्सा को या फिर उस फैकल्टी को शालाक्य कहा जाता है। अब ये शालाक्य जो है वो सर्जरी की, मतलब शल्य की सब फैकल्टी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो चिकित्साएं हैं हमारे, जो भी, फिर अपने आंखों के कुछ व्याधि रहने दो, नासिका से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड रहने दो, अपना ओरल कैविटी से रहने दो, या फिर अपने कान से रिलेटेड कोई व्याधि रहने दो, तो उनकी बहुत सी चिकित्सा, मतलब औषधि योजना तो है ही, लेकिन मेजर चिकित्सा जो आती है वो शल्य चिकित्सा आती है, मतलब सर्जरीज हमें करने होते हैं। तो ये शल्य का मतलब सर्जरी का एक छोटा क्लास है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये है शालाक्य। शालाक्य के लिए जो श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है वो है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में शालाक्य से रिलेटेड डिटेल में विवेचन दिया गया है। हमारी अगली शाखा है शल्य। शल्य मतलब क्या, इसके कंपैरिजन हम सर्जरी फैकल्टी के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप सर्जरी के बारे में, आयुर्वेद सर्जरी एंड मॉडर्न सर्जरी, इसके बारे में अगर आप गूगल करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फादर ऑफ सर्जरी ये किसे बोला जाता है, तो वो है सुश्रुत। सुश्रुत, भगवान सुश्रुत। मतलब जो मैंने शालाक्य का जो श्रेष्ठ ग्रंथ आपको बताया कि बाबा सुश्रुत संहिता, तो वही सुश्रुत संहिता के जो जनक है सुश्रुत, उनको फादर ऑफ सर्जरीज कहा जाता है। अभी ताज्जुब की बात मैं आपको बताती हूँ कि हजारों सालों पहले, मतलब अभी ठीक है कि टेक्नोलॉजीज आए हैं, माइक्रोस्कोप है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, उसकी वजह से अभी एनाटॉमी स्टडी करना बहुत आसान है, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करना बहुत आसान है। लेकिन हजारों सालों पहले ये सब कुछ भी अवेलेबल जब नहीं था,
तभी भी ये जो सुश्रुत संहिता है या फिर और भी जो संहिता है, वहाँ पे शारीर का मतलब आपके एनाटॉमी का, हमारे एनाटॉमी का एकदम डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो संहिता में हम पाते हैं। इतना ही नहीं, जो स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी बताए गए हैं कि बाबा पहले महीने में ये, दूसरे महीने में ये, तीसरे महीने में ये, तो हमारे सुश्रुत संहिता में हम वो पूरा डिटेल में देखते हैं कि बाबा कैसे मंथ वाइज मासानुमासी वृद्धि कैसी होती है, वो संहिता में लिखी हुई है। इसका कारण यह है कि माइक्रोस्कोप न होते हुए भी उन्होंने कैसे किया, तो कैसे पता चला, तो उसके बारे में हमारे आयुर्वेद में एक विवेचन किया गया है। वो कहते हैं, आयुर्वेद ग्रंथ बताते हैं हमारे कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथ करता थे, उनको दिव्य दृष्टि होती थी। दिव्य दृष्टि मतलब क्या, हम जो आंखों से देखते हैं, नेकेड आइज से जो देखते हैं वो तो है ही, लेकिन उसके आगे देखने की उनके पास वो क्षमता थी। इसका कारण यह है कि उतना उनका अभ्यास था, उतनी तपश्चर्या थी, उनकी सिद्धि थी, इसके वजह से ये उनको पॉसिबल हो पाया। तो इस तरह अभी हमारी अगली शाखा आती है दंष्ट्रा। दंष्ट्रा मतलब क्या, टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हम टॉक्सिन से रिलेटेड पूरा विवेचन देखते हैं। टॉक्सिन्स दो प्रकार के होते हैं, स्थावर एंड जांगम। स्थावर मतलब जो मिनरल से मिलता है, जो जमीन से मिलता है, वो हुआ स्थावर विष। और जैसे कि एग्जाम्पल मर्क्यूरी हुआ, या फिर हरताल हुआ, मंशिल हुआ, सोमल हुआ, तो ये होते हैं हमारे स्थावर विष। जांगम विष मतलब क्या, कि जो सजीव से हमें उत्पन्न होता है, हमें मिलता है, जैसे कि सर्प हुआ, या फिर बिच्छू हुआ, स्पाइडर्स हुआ, तो ये जो आते हैं, ये जो तो सजीव से जो मिलता है वो होता है जांगम विष। ये स्थावर विष या फिर जांगम विष, अगर ये स्थावर विष और जांगम विष, इनकी अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह से वो जाते हैं, मानो स्नेक बाइट हो गया, या फिर स्कॉर्पियन बाइट हो गया, या फिर किसी आदमी ने, किसी बंदे ने गलती से कोई स्थावर विष का सेवन कर लिया, तो फिर उसके लक्षण कैसे होते हैं, या और उसके बाद में उनकी क्या चिकित्सा करनी है, तो इसका पूरा डिटेल जो है वो हमारा दंष्ट्रा ये शाखा में आता है। हमारी अगली शाखा है जरा, मतलब क्या, रसायन चिकित्सा। अभी यहाँ पर हमारा जो भी यौवन है, हमारा यूथ, हमारा तारुण्य, अगर हमें चिरकालीन करना है, मतलब इन शॉर्ट एंटी एजिंग प्रोसेस अगर हमें करनी है, तो उससे रिलेटेड जो भी चिकित्सा बताई गई है वो रसायन ये शाखा में आती है। अभी हमारे आयुर्वेद में साफ साफ लिखा गया है कि जिनके हेतु वाइट है, जो दुष्कर्मी है, जो कुत्सित बुद्धि के हैं, उनके लिए ये चिकित्सा कदापि नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को इस चिकित्सा से वंचित रखना चाहिए। तो रसायन चिकित्सा में एंटी एजिंग के बारे में बताया गया है। अष्टांग आयुर्वेद में सबसे आखिरी जो अंग बताया गया है वो है वृक्ष चिकित्सा, मतलब वाजीकरण चिकित्सा। इसका प्रयोजन अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो जैसे कि हर एक सजीव को अपनी स्पीशीज, उसकी जो जाति है वो कंटिन्यू रहे, वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते जाए, उसके लिए उसको एक वरदान, एक निसर्ग से, एक नेचर एक वरदान देती है, वो है वरदान देती है या फिर एक एबिलिटी देती है, दैट इज नथिंग बट द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, पुनरुत्पादन क्षमता। इसी का मतलब ये है कि कोई भी सजीव जो है वो अपनी स्पीशीज कायम रखने के लिए पुनरुत्पादन करती है, रिप्रोड्यूस करती है। तो अभी आयुर्वेद में इस कार्य के लिए या फिर इसके लिए खास ये शाखा बताई गई है। मतलब ये तो अभी हम मानते हैं कि बाबा हम दो हमारे दो, या फिर अभी के आज के ज़माने में हम दो हमारा एक ही काफ़ी है, लेकिन पहले वैसे नहीं था। आपकी जितनी बड़ी फैमिली उतना आपका प्रॉस्पेरिटी मानी जाती थी। तो फिर इसके लिए क्या हम ऐसे ही बच्चे पैदा करें? तो नहीं, आयुर्वेद बताता है कि एक हेल्दी प्रोजेनी आने के लिए, हेल्दी प्रोजेनी को जन्म देने के लिए आपको कौन सी दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए, ऋतुचर्या फॉलो करनी चाहिए, रसायन का चिकित्सा करनी चाहिए, कौन सी वाजीकरण चिकित्सा करनी चाहिए, इन सब का जो विवेचन है ये इस शाखा में, इस फैकल्टी में आता है। अच्छा, किसी कारणवश जब पुरुष की मैथुन शक्ति कम होती है, उसके n नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, तो अभी ये मैथुन शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हेल्दी रख सकते हैं, उसके लिए भी जो औषध योजना है वो वाजीकरण चिकित्सा में बताई गई है। तो इस प्रकार
काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषा, ये हमारे आयुर्वेद के 8 मेजर फैकल्टीज बताए गए हैं, 8 विशेष अंग बताए गए हैं। आयुर्वेद यहीं पे खत्म नहीं होता, इसके सिवा भी आयुर्वेद में कई सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जहाँ पर हम एमडी कर सकते हैं, जैसे कि गायनेक हुआ, योग हुआ, पंचकर्म हुआ, आहार हुआ। तो ऐसे कई सारे फैकल्टीज है जो हमें बताता है कि आयुर्वेद कितना विशाल ऐसा एक परिपूर्ण ऐसा एक शास्त्र है। एट एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आप देखो तो जो भी आज मॉडर्न साइंस में जो भी फैकल्टीज़ बताए गए हैं, जो भी जिस फैकल्टीज़ में एमडी किया जाता है, वही फैकल्टीज़ हमारे आयुर्वेद में हज़ारों सालों से पहले ही बताए गए हैं और वो आज हमारे आयुर्वेद वैद्य उसमें एमडी करते हैं। तो आपको ज़रूर अभिमान महसूस होगा कि देखो हमारा भारतीय आयुर्वेद शास्त्र कितना परिपूर्ण है, कितना प्रगल्भ है। तो यहाँ पर मैं अपना अष्टांग आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो पूरा करती हूँ और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी एट पीस एंड ब्लिस। बाय बाय।